हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए, उसका क्या टाइम पीरियड था, किस टाइम किए गए, क्या कारण था, कौन कौन सी संधियां हुई, वही सारी की सारी चीज़ें जो कि हम पिछले टॉपिक्स के साथ पढ़ते आए हैं कि क्या युद्ध है, क्या टाइम पीरियड है उसका, क्या कारण है उसका, क्या बेस रहा उस युद्ध का, कौन कौन सी संधियां हुई और किस किस के बीच हुई, किस किस के मध्य ये युद्ध हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंग्ल सिख युद्ध। अगर आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बात की जाए तो ये मेनली 2 बार हुआ है ना, 2 बार हुआ। लेकिन इस युद्ध के होने के कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, कोई ना कोई बेस रहा होगा। जैसा कि हर युद्ध के होने के पीछे एक बेस होता है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एक बेस रहा होगा। तो 1839 में 1839 में आपको पता है कि रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह जी की मृत्यु हुई और उसके बाद जो सिख समुदाय था वो कई भागों में विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कि आपके होंगे खड़क सिंह, आपके दूसरे नेता होंगे जिनका नाम होगा नौनिहाल सिंह। एक नेता हैं आपके शेर सिंह, और सबसे एंड में आएंगे आपके दिलीप सिंह, है ना, आपके दिलीप सिंह। अब इन सरदारों के अंडर में ये जो सिख समुदाय है वो विखंडित हो जाएगा, वो टूट जाएगा। एक सत्ता को संभाल के लेके आने वाले व्यक्ति रणजीत सिंह की जब मृत्यु होगी तो वो समुदाय छोटे छोटे जो सूबे होते हैं, वहाँ के सरदार होते हैं, उनके बीचों में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अब कोई भी अगर पावर यूनाइट होकर रहती है तो वो पावरफुल रहती है, और छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है तो वो कम पावरफुल रहती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के अब ब्रिटिश लोग इन पर अटैक करेंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध का अब शुरुआत होगी, और ये होगा आपका 1845 से लेके 1846 के बीच में। ठीक है, तो इस संघर्ष के समय में जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग इसका गवर्नर जनरल है इस टाइम भारत का। तो उसने अपने एक सेना के प्रमुख को, जिसका नाम था सर हॉरगफ, ठीक है, इसको कहाँ भेजा, इसको भेजा पंजाब। तो अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में एक जगह है मुड़की, 1845 में एक जगह है जिसका नाम है मुड़की, और फिर दिसंबर 1845 में फिरोज शाह, ये सितंबर ये दिसंबर, ये भी 1845 है, फिरोज शाह। और जनवरी 1846 में बंदोवाल, जनवरी 1846 में एक युद्ध हुआ बंदोवाल। फिर एक और युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं आलीवाल। ये 4 लड़ाइयाँ की गई। ठीक, मुड़की, फिरोज शाह, है ना, फिर बंदोवाल, फिर आलीवाल, ये 4 लड़ाइयाँ हुई।
और ये जो जितने भी सबराव हैं, एक सबराव जगह पड़ती है, एक सेकेंड, सबराव, ये कब हुई है? ये हुई है आपकी फरवरी 1846। और यही एक लड़ाई ऐसी होगी जो कि क्या हो जाएगी? निर्णायक हो जाएगी, निर्णायक लड़ाई हो जाएगी। ठीक, निर्णायक लड़ाई हो जाएगी। कौन सी? सबराव की लड़ाई। ठीक है, और ये कब हुई? फरवरी 1846 में। इस युद्ध के पश्चात मार्च 1846 में, मार्च 1846 में अब अंग्रेजों और सिखों के बीच में एक संधि होगी। किस किस के बीच में? ब्रिटिशर्स वर्सेस सिख, इनके बीच में एक संधि होगी, और जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा लाहौर की संधि, जिसका नाम होगा लाहौर की संधि। ठीक है, अब होगी लाहौर की संधि। ठीक, इस संधि के अनुसार अब क्या था कि जो सिंधु मतलब सतलज नदी है, जो सिंधु की सहायक नदी है सतलज, उसके दक्षिण की तरफ सारे के सारे एरिया अंग्रेजों को सौंप दिए गए। अगर ये सिंधु नदी बहती है तो इसके दक्षिण के एरिया, इसका साउथ का एरिया, दक्षिण का एरिया अब किसके अधीन आ गया? ये आ गया ब्रिटिश के अधीन। मतलब इस संधि के अनुसार ये फिक्स कर दिया गया कि अब आप सतलुज नदी के ऊपर ऊपर रहेंगे, आप उससे नीचे नहीं आएंगे, उसको क्रॉस करके नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, इधर हो गए सिख। ठीक है, तो ये इस संधि के बाद ये फाइनल कर दिया गया। इस संधि के बदले में अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को, मैंने आपको बताया था कि नौनिहाल सिंह हैं, खड़क सिंह हैं, आपके और जो नेता हैं शेर सिंह हैं, दिलीप सिंह हैं, तो अब दिलीप सिंह को महाराजा घोषित कर दिया जाएगा। एक पॉइंट ये हुआ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? सेकंड पॉइंट हुआ कि आप दिलीप सिंह को महाराज घोषित कर दिया जाएगा, महाराज। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है लाल सिंह। ठीक है, जिसका नाम क्या है? लाल सिंह, लाल सिंह। ठीक है, उसको वजीर बना दिया जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति खुश नहीं रहेगा क्योंकि दिलीप सिंह की छोटी है एज, तो जो ये व्यक्ति है जिसको वजीर बनाया गया है वो खुश नहीं होगा। क्यों खुश नहीं होगा? क्योंकि ब्रिटिश सेना ने तीसरी बात एक और करी कि कश्मीर बेच दिया। किसको? ये कश्मीर बेच दिया गुलाब सिंह को। तो इस वजह से कश्मीर सेल कर दिया, बेच दिया। किसको? गुलाब सिंह को। इस बात से लाल सिंह खुश नहीं होंगे और लाल सिंह दोबारा एक युद्ध करेंगे, और दोबारा युद्ध करके वो हार जाएंगे, और हार के एक दोबारा संधि की जाएगी दिसंबर 1846 में, और जिसका नाम क्या होगा? भैरोवाल की संधि। ठीक है, अब भैरोवाल की संधि होगी दूसरी। एक संधि हो चुकी है लाहौर की और एक संधि होगी अब भैरोवाल की। तो भैरोवाल की संधि होगी, और इसमें क्या होगा कि दिलीप सिंह जब छोटे हैं तो उनके ये चीज़ मानकर कि ये छोटे हैं तो उनके जो एरिया है सिखों का, वहाँ पे एक रेजिमेंट, ब्रिटिश रेजिमेंट फिक्स कर दी जाएगी। ब्रिटिश रेजिमेंट रख दी जाएगी उनके एरिया में। ठीक है, और ये एक बात कही जाएगी कि अब कोई भी विदेश पॉलिसीज़ कौन किसकी हेल्प से बनेगी? वो बनेगी ब्रिटिश की हेल्प से। ठीक है, ये बात फिक्स कर दी गई। ये सारी की सारी चीज़ें हुई आपके पहले आंग्ल सिख युद्ध के नतीजों के रूप में। आपने देखा कि सबसे पहले 1836 में जब 39 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है, उसके बाद कई नेताओं के रूप में आपका सिख समुदाय विखंडित हो जाएगा।
उस चीज़ का फ़ायदा उठा के ब्रिटिश लोग उस पर आक्रमण करेंगे। तो आप फिर देखेंगे कि एक युद्ध हुआ है किसकी नेतृत्व में, हागुफ के नेतृत्व में, मुड़की का 1845 में, फिर एक फिरोज शाह, फिर 1846 में बंदोवाल, फिर 1846 में अलीवाल, फिर फरवरी 1846 में सबराव का युद्ध हुआ है जो कि निर्णायक होगा। उसी युद्ध के बाद एक संधि की जाएगी मार्च 1846 में, जो कि होगी क्या, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि की जाएगी। लाहौर की संधि में कुछ पॉइंट्स रखे जाएंगे। पहला कि सिख लोग सतलज नदी के नॉर्थ में ही रहेंगे, वो दक्षिण में नहीं जाएंगे, उनकी सीमा निर्धारित कर दी गई। फिर दूसरी बात कही गई कि दिलीप सिंह को महाराजा घोषित किया गया और लाल सिंह को वजीर। और तीसरी बात घोषित की गई कि कश्मीर बेच दिया गया गुलाब सिंह को, जिसकी वजह से लाल सिंह नाराज हो जाएगा और लाल सिंह दोबारा युद्ध करेगा। और दोबारा युद्ध करने के पश्चात वो दिसंबर 1846 में हार जाएगा, जिसकी वजह से एक और संधि होगी जिसका नाम होगा भैरोवाल की संधि। और भैरोवाल की संधि में ये फाइनल किया गया कि दिलीप सिंह छोटी एज के हैं, वयस्क हैं, छोटे हैं, अल्पायु के हैं, तो इस वजह से उनको मतलब सुरक्षित रखने के लिए या उनकी चीज़ों को देखरेख में लेने के लिए ब्रिटिश रेजिमेंट रख दी जाएगी उनके एरिया में, और उनकी विदेश पॉलिसियों को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। ये बात रही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की। अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पे चलते हैं, तो इसको अब हम क्लियर कर लेते हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पे, जिसका टाइम पीरियड है 1848 से लेके 1849 का। ठीक है, इसका क्या है कि इसमें अगर हम देखें कि मुल्तान के जो गवर्नर है, इसका जो बेस रहेगा, हमने टाइम देख ही लिया। अब इस युद्ध का बेस क्या है? बेस है कि मुल्तान का जो गवर्नर है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मूलराज। ठीक है, मुल्तान का जो गवर्नर है जिसका नाम है मूलराज, उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा। ठीक, हटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से अब सिख लोग क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। सिखों का विद्रोह होगा अब। ठीक, और अब इसी चीज का फायदा उठा के डलहौजी युद्ध की घोषणा कर देगा। अब यहां पर कौन आ गया, डलहौजी। डलहौजी क्या करेगा, युद्ध की घोषणा कर देगा। तो हमारा बेस क्या बना, मूलराज को अपने पोस्ट से हटाने का। ठीक है, अब डलहौजी क्या कर देगा, युद्ध की घोषणा कर देगा। अब एक युद्ध होगा जिसका नाम होगा रामनगर का युद्ध, जो कि होगा नवंबर 1848 में। अब हम अगर युद्ध देखें तो यहां आते हैं युद्ध। तो युद्ध होगा आपका रामनगर का युद्ध, जो कि कब हुआ, नवंबर 1848। ठीक है, रामनगर के युद्ध में 1848 में फिर एक और युद्ध होगा जस्ट उससे अगली साल, जिसका नाम होगा चिलियांवाला का युद्ध। पहला, और दूसरा हो गया चिलियांवाला का युद्ध, वॉर ऑफ चिलियांवाला, जो कि होगा जनवरी 1849 में। ठीक है, जनवरी 1849 में। ये दोनों के दोनों युद्ध किससे रिलेटेड हैं, आपके रिलेटेड हैं सेकंड एंग्लो सिख वॉर से। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के ये बेस माने भी जा सकते हैं, ये उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, बेस मैंने आपको बता दिया था, ये उससे रिलेटेड है, आपका रामनगर का युद्ध और चिलियांवाला का युद्ध। अब डलहौजी एक ऑफिसर को भेजेगा, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा चार्ल्स नेपियर। ब्रिटिश ऑफिसर है एक, जिसका नाम है चार्ल्स नेपियर। ठीक है, नेपियर। अब चार्ल्स नेपियर क्या करेगा कि अपनी फौज को, अपनी सेना को फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध में हरा देगा, और यही एक निर्णायक रूप होगा किसका,
सिख आंग्ल युद्ध को समाप्त करने का। ये क्या करेगा, ये सिख सेना को गुजरात युद्ध में हरा देगा। और यहीं से ये फाइनलाइज पोजीशन ले लेगा इस युद्ध की। ठीक है, अब गुजरात युद्ध जीतने के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में, अब ये लोग जीत गए हैं और मार्च 1849 में हम पहुंच गए। ठीक, मार्च 1849 में हम पहुंच गए हैं। अब लॉर्ड डलहौजी क्या करेगा कि महाराजा दिलीप सिंह को अगर मैं ऐसे लिखूं, महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन पे रख देगा, 5 लाख की पेंशन पे। ठीक, और महाराजा का पोस्ट वहाँ से हटा देगा। इसी टाइम के बाद, इसी युद्ध के बाद, वो महाराजा दिलीप सिंह से एक हीरा है जिसका नाम है कोहिनूर। ठीक है, इस हीरे को लेके वो किस में कर देगा, ब्रिटिश के राज मुकुट में लगवा देगा। ब्रिटिश राज मुकुट में लगवा देगा। ठीक है, तो ये बात रही आपके द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की, कि उसका टाइम पीरियड क्या है, 1848 से 49 का। उसका बेस क्या है कि जो मुल्तान का गवर्नर था मूलराज, उसको आपकी पोस्ट से हटा दिया गया था। उसकी वजह से सिख समुदाय वहाँ के विद्रोह में था। इसी का फ़ायदा उठा के डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी। फिर युद्ध की घोषणा जब हुई तो 2 युद्ध किए गए, जिसका नाम दिया गया रामनगर का युद्ध, जो कि 1848 नवंबर में हुआ था। और फिर उसके बाद 1 जनवरी 1849 में युद्ध हुआ जिसका नाम था चिलियांवाला युद्ध। इन दोनों को युद्ध को करने के बाद डलहौजी ने एक ऑफिसर को भेजा जिसका नाम था चार्ल्स नेपियर, और चार्ल्स नेपियर ने मार्च 1849 में गुजरात के एरिया में सिख सेना को हरा दिया और इस युद्ध के समाप्त कर दिया। इस युद्ध को समाप्त होने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने एक संधि की आपके दिलीप सिंह के साथ, और उस संधि में 5 लाख की पेंशन पर दिलीप सिंह को नियुक्त कर दिया गया, पोस्टेड कर दिया गया। उसको निर्धारित कर दिया गया कि पेंशन आपको दी जाएगी 5 लाख की, और एक हीरा लिया गया जिसका नाम था कोहिनूर, और वो कोहिनूर का हीरा कहाँ पे फिक्स कर दिया, ब्रिटिश राजकुमार के मुकुट में। ठीक है, ब्रिटिश राज मुकुट में वो फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये बात रही आपकी, क्योंकि वो राजकुमार में, सॉरी गलत बोल गया, वहाँ जो वहाँ का मुकुट होता था उसमें वो फिक्स कर दिया। चलिए, ये बात रही आपके सारे के सारे जो हमने आंग्ल सिख युद्ध हैं वो देख लिए, उनसे जुड़ी हुई बातें देख ली। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, और इसी युद्ध के बाद पंजाब का विलय कर लिया गया। चलिए, अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध को पढ़ने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि अंग्रेज ये सारे युद्ध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं, अपने एरिया का विस्तार कर रहे हैं, अपनी कॉलोनीज़ का विस्तार कर रहे हैं। तो आंग्ल बर्मा युद्ध में अगर हम देखें, आपको बहुत कम नॉलेज मतलब किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी जगह पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो शक्तियाँ थी मेन वो हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं मराठा के बारे में, हम पढ़ चुके हैं मैसूर के बारे में, हम पढ़ चुके हैं कर्नाटक युद्धों के बारे में जो फ्रांस के साथ हुई थी उसके बारे में, और हम पढ़ चुके हैं पंजाब के बारे में। तो जो मेन शक्तियाँ थीं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है आंग्ल बर्मा युद्ध। तो आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में अगर हम देखें तो आंग्ल बर्मा युद्ध में पूर्वी जो सीमावर्ती क्षेत्र है बर्मा को, वो 3 युद्धों और संधियों के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। मतलब अगर हम देखें कि इनके साथ 3 युद्ध किए गए और कुछ संधियां हुई। ठीक है, कुछ संधि होंगी और 3 युद्ध होंगे। तो लॉर्ड एमहर्स्ट ने, क्या नाम है, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट ने
मणिपुर और असम, उनके प्रवेश को लेकर एक युद्ध हुआ जो कि कब हुआ? 1824 में। और उसके एंड में 1826 में एक संधि की गई। 1826 में एक संधि हुई जिसका नाम है यान्दबू की संधि। तो हमें बर्मा के साथ रिलेटेड जो चीज़ें पढ़नी हैं वो यही हैं कि लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम एक संधि की गई 1826 में जिसका नाम है यान्दबू की संधि। और यान्दबू की संधि के बाद ये चीज़ें सॉल्व की गई पहले युद्ध की। फिर आते हैं 1852 में। अब आते हैं 1852 में, 1852। और आपको पता है कि ये कौन सा टाइम है? ये टाइम है आपका डलहौजी का। ठीक, डलहौजी का टाइम है। तो यहाँ पे इमारती जो लकड़ियाँ थीं और जो बर्मा के जंगल थे उस पर अपना आधिपत्य जमाने की इच्छा की वजह से, अगर इसका बेस देखें इस युद्ध का, तो ये इसका बेस रहेगा कि बर्मा के जंगलों पे अपना अधिकार, जंगलों पर अधिकार, ये बेस रहेगा इस युद्ध का। ठीक, तो इस वजह से अब डलहौजी युद्ध करेगा और जो लोअर बर्मा है जिसको पेंगू बोलते हैं उस पर अधिकार कर लेगा। लोअर बर्मा पर अधिकार, जिसको पेंगू बोलते हैं, उस पर अधिकार करेगा। ये बात रही आपके द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की। अब इसके बाद एक और व्यक्ति है जिसका नाम है डफरिन। अब उसके टाइम पीरियड में 1885 में फिर से युद्ध लड़ा जाएगा, थर्ड। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि बर्मा का पूर्णतः विलय कर लिया जाएगा। बर्मा का पूर्णतः विलय कहाँ? भारत में। ठीक, तो ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट, ये आपकी सेकंड और ये आपकी थर्ड। ठीक है, तो ये 3 युद्ध हुए हैं और आपको दिखाई देगा कि एक संधि का नाम आया जो कि बहुत मेन है 1826 में, यान्दबू की संधि। ये आपसे पूछी जाती है कि यान्दबू की संधि किसके साथ हुई है, किसके टाइम पीरियड में हुई है? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम हुई है, 1826 में हुई है और बर्मा के साथ हुई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें नहीं आपकी आंग्ल बर्मा युद्ध से रिलेटेड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1814 से लेकर 1816। 1814 से लेकर जो 1816 का टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स का, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक, 1814 से लेकर 1816। और इसका जो कारण रहेगा वो रहेगा वहाँ के जो निवासी हैं गोरखा, उनसे युद्ध, है ना, गोरखा लोगों से डिस्प्यूट। गोरखा लोगों से युद्ध। ठीक, गोरखा लोगों से युद्ध होगा जो वहाँ के निवासी हैं उनके साथ। क्यों? क्योंकि जो आपका नेपाल है उसकी सामरिक स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। सामरिक स्थिति मीन्स होता है किसी भी सेना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन रहती है वो। वहाँ से आपको ये रहता है कि जो दूसरे देश की सेना है वो आप पे अटैक नहीं कर पाएगी अगर आपका उस पॉइंट पे कैप्चर है। तो सामरिक स्थिति के से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इस वजह से ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। 1816 में गोरखाओं से बातचीत के बाद एक संधि की गई जिसका नाम है संगोली की संधि। तो आपको ये पता होगा कि ये किसके साथ हुई है? गोरखाओं के साथ। गोरखा वर्सेस आपका ब्रिटिश, और ब्रिटिश में कौन? हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये संधि होगी। और इस संधि में क्या कहा गया? इस संधि में कहा गया कि जो गढ़वाल है और कुमायूं हैं उसके किलों पर अंग्रेज अपना अधिकार
कर लेंगे और तराई का अधिकांश भाग यूज़ करेंगे। जो गढ़वाल है और जो कुमायूं है, इन दोनों के किले प्लस जो तराई का एरिया है उस पर किसका कंट्रोल हो गया? उसका कंट्रोल हुआ ब्रिटिश का। ठीक है, कंट्रोल हो गया ब्रिटिश लोगों का। दूसरा, नेपाल ने सिक्किम राज्य से अपना सारा का सारा जो अधिकार था वो वापस ले लिया। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था आपका जो सिक्किम है, सिक्किम पर से अधिकार समाप्त। किसका? नेपाल का। नेपाल का अपना अधिकार समाप्त। ठीक, दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात जो हुई कि काठमांडू जो वहाँ की राजधानी थी, अब वहाँ पर कौन रहेंगे? वहाँ पे एक रेजिमेंट रहेगी, किसकी? ब्रिटिश लोगों की। काठमांडू में, काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट। ठीक, ब्रिटिश रेजिमेंट रहेगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट थे जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद सामने आए। और वहाँ कौन सी संधि हुई? संगोली की संधि हुई। संगोली, ठीक है, संगोली की संधि हुई जो कि 1814 से 1816 के बीच हुई। 1816 में ये संधि की गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स उसके टाइम पीरियड में हुई। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आपकी कौन सी चीज़ उसमें रखी गई? पहला पॉइंट कि गढ़वाल और कुमायूं के किलों पर अधिकार कर लिया गया, तराई के एरिया में कंट्रोल कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। फिर जो आपका सेकंड पॉइंट है वो सिक्किम का है कि सिक्किम पर से नेपाल का अधिकार हटा दिया गया और काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की फौज रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट रखे गए। तो ये आपका टॉपिक रहा आंग्ल नेपाल युद्ध। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो है आंग्ल अफगान युद्ध या आंग्ल अफगान संबंध। संबंध हम इसलिए कहेंगे क्योंकि एंड में आप देखेंगे कि इसको एक बफर जोन के रूप में बना दिया जाएगा अफगान को। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। 1839 से 42 में, 1839 से 42 में गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था ऑकलैंड। गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड गवर्नर जनरल थे जिनके टाइम में पहला आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया। ठीक, जिनके टाइम में पहला आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया। अब शाह शुजा जो एक मतलब वहाँ पे शाह शुजा को एक व्यक्ति था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद, है ना, उसकी जगह पे वो शासक बनाने के लिए ये त्रिपक्षीय संधि की गई थी जिसमें आपके रणजीत सिंह भी शामिल थे, है ना। तो आपका एक जॉन कीन व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में वोलन दर्रा जो था उसमें अंग्रेजी सेना को भेजा गया। फिर काबुल पर अधिकार कर लिया गया और 1840 में जो दोस्त मोहम्मद था उसके द्वारा आत्मसमर्पण करके शाह शुजा को वहाँ का शासक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बात रही। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि 1842 में, 1842 से कब तक? 1878। ठीक, ये टाइम पीरियड डालें कि अफ़गानिस्तान के प्रति जो अंग्रेज़ हैं वो एक नीति अपनाएंगे जिसका नाम होगा हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ भी हो हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपनाएंगे। अब 1878 से 80 तक, 1878 से 80 तक अब कौन आ जाएगा? लिटिन आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्या होगा कि अग्रगामी नीति को अपनाएगा, अग्रगामी नीति को अपनाएगा और क्या होगा? सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक, अब होगा सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है,
इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ जो एरिया होगा वहाँ पे अपने ऑफिसर्स को अपनी रेजिमेंट्स को नियुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रिटिश लोग जीत जाएंगे। इसमें ऑफिसर्स को नियुक्त कर दिया जाएगा। बाद में ये देखा जाएगा कि अफ़गान में कोई भी स्थिति नियंत्रण में नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के लोग अलग ही लेवल पे होंगे। तो स्थितियों को अनियंत्रित देखकर ब्रिटिश ये फैसला लेगी कि अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में वो लोग स्वीकार कर लेंगे। तो आपने देखा कि ये फ्लो ऐसे बना, ये यहाँ आया, और एंड में क्या होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रेजिमेंट जो भी होगी, ब्रिटिश कंपनी अफ़गानिस्तान को क्या घोषित कर देगी? बफर स्टेट घोषित करेगी। ठीक, तो बफर स्टेट जब घोषित कर दिया जाएगा और इसके बाद ये संबंध बन जाएगा कि आप हमारे बफर स्टेट रहेंगे, आपके साथ कोई भी युद्ध नहीं होगा। तो ये रहे आपके आंग्ल अफ़गान संबंध। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो ऑकलैंड है उसके साथ पहला आंग्ल अफ़गान युद्ध होगा, जो कि टाइम पीरियड है 1839 से लेकर 42 तक का। फिर बाद में आपके हस्तक्षेप की नीति रहेगी, जिसकी वजह से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा 1842 से लेकर 1878 तक। फिर उसके बाद 78 में एक लिटिन आएगा, और लिटिन फिर से दूसरा युद्ध छेड़ देगा, जिसको बोला जाएगा आंग्ल अफ़गान द्वितीय युद्ध। उसके बाद ये देखा जाएगा इसके रिजल्ट में कि वहाँ पे नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इस वजह से अफ़गानिस्तान को क्या घोषित कर दिया जाएगा? बफर स्टेट। ये रहे आपके आंग्ल अफ़गान संबंध। फिर हम एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, जो कि है सिंध अभियान। टाइटल डालते हैं सिंध अभियान। ठीक है, अगर सिंध अभियान के बारे में देखा जाए, छोटी मोटी एक लाइन बस, जो कि है 1843 और इसमें हम देखेंगे कि एलन बरो जो हैं, एलन बरो के शासनकाल में 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। एलन बरो के टाइम में सिंध का विलय हुआ। ठीक, तो ये बात रही आपकी सिंध के विलय के साथ रिलेटेड। 1843 में एलन बरो के टाइम सिंध का विलय किया गया। तो ये सिंध हो गया, ये अफ़गान हो गए, ये नेपाल हो गया, ये बर्मा हो गया, ये आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो गया, ये आपका इसके साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ये टोटल हमने सिख आंग्ल जो युद्ध रहे हैं उनके बारे में थ्योरी ली थी। तो ये यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है, जो कि आपका किससे रिलेटेड था? आपका ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों से था, विस्तारवादी नीतियों से था। अब कुछ उनकी पॉलिसीज़ देखेंगे, जो उन्होंने पॉलिसीज़ बना के साम्राज्यवाद को बढ़ाया है, उसके बारे में।